नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। अगर किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट कुछ है तो वो है उस देश के युवा। और भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही युवा से कराएंगे। अगर मैं अपने आप को थोड़ा और दुरुस्त करूं तो युवा अधिकारी से कराएंगे। जी हाँ, इनका सिलेक्शन जो है वो अभी यूपीएससी के थ्रू यूथ ऑफिसर बने हैं एनएसएस में। मेरे साथ हैं अजीत कुमार जी। अजीत जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपके बारे में पढ़ रहा था। आप कलम और कृपाण की धरती उन्नाव से हैं और आपका जन्म एक गांव में हुआ। बड़ी मुश्किल होता है गांव की एक युवा के लिए जिसका जन्म गांव में हुआ हो। पढ़ाई आज भी ग्रामीण शिक्षा हम सब देख ही रहे हैं उसकी हालत। कैसे आपने इतना बड़ा सपना देखा? देखिए, सपने कुछ तो खैर बचपन में ख्याल आते हैं और उन सपनों को सच भी किया जाता है। चूँकि ये जो जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, वो यात्रा अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ी यात्रा होती है। तो हम लोगों ने जब गांव में पढ़े, ग्रामीण शिक्षा ग्रहण की, तो शिक्षा में ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये मायने नहीं रखता है, ये है कि वहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता क्या है। तो जब हम लोग जिस विद्यालय से पढ़ के आए, क्योंकि गांव का विद्यालय था, लेकिन बुनियादी शिक्षा मुझे लगता है बहुत काफ़ी अच्छी थी, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली। क्योंकि जब नींव आपकी मजबूत होगी तो आपकी जो उस पर बिल्डिंग होगी वो भी मुझे लगता है अच्छी बनेगी। तो यही कहीं ना कहीं वो कारण रहा कि हमने वहाँ से जो शिक्षा ग्रहण की और अनवरत चूँकि हम लोगों ने जो सीखा, जो काम किया, और यहाँ पर जब हायर एजुकेशन के लिए आए, जब उच्च शिक्षा के लिए आए, तो एनएसएस से जुड़े। तो एनएसएस से जुड़ने के बाद में चूँकि उसका मकसद ही है कि युवाओं में सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना, तो वहाँ से जो हमें व्यक्तित्व का विकास हुआ, जो चीज़ों को हमने सीखा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बेहतर काम आई और हमें उन्हीं सब की वजह से हम अपनी सफलता को पा सके। थोड़ा सा आपने अभी कहा कि आप नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि नेहरू युवा केंद्र में किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और इनसे युवा कैसे जुड़ पाएँ। बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार का जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, दो तरह की योजनाएं संचालित हो रही हैं मुख्य रूप से। तो खेल की चीज़ें अलग हो गई और अगर हम युवाओं के क्षेत्र में बात करें तो जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो ग्रामीण युवाओं के लिए काम करता है। ऐसे युवा जो स्कूल ना जा रहे हों, जो ड्रॉप आउट हों, तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में व्यक्तित्व का विकास करना, उसमें जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करना, युवा संसद जैसे कार्यक्रम। वही बच्चे जो गांव में रहते हुए गांव से ब्लॉक पर, ब्लॉक से जिले पर, जिले से राज्य स्तर और राज्य के बाद में वो संसद भवन में भी बोलने के लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम युवा मंत्रालय लेकर के आता है नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से। दूसरी एक योजना है राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसके लिए मेरा चयन हुआ है। राष्ट्रीय सेवा योजना में मुख्य रूप से वो बच्चे जो या तो स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, ऐसे बच्चों के बीच काम करता है। और एनएसएस का जो मुख्य मकसद है, उसका जो मकसद है यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं में व्यक्तित्व का विकास करना। तो दो तरह की चीज़ें हो गई। एक वो बच्चे जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में हैं उसके लिए एनएसएस है, और जो बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर हैं, पढ़ाई छूट चुकी है, गांव में रह रहे हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उनके अंदर प्रतिभा का निखार कैसे आए, उनके लिए जो NYKS है, नेहरू युवा केंद्र संगठन है, वो काम करता है। तो ये बहुत ही बेहतर तरह से दोनों योजनाएं सरकार की संचालित हो रही हैं। और मुझे लगता है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, चूँकि मैं खुद एक एनएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ 2011 से 2013 के बीच में यहीं लखनऊ के KKC कॉलेज में। तो वहाँ से जो हम लोगों ने सीखा कि जब कोई बच्चा ग्रामीण परिवेश से शहर की ओर आता है तो वो सिर्फ उसका एक मकसद होता है कि मैं गांव से आया हूं, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ हमारी जो किताबी शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज का जो दौर है, आज के दौर में हमें कम्पीट करना है। चूँकि हम इंटरनेट के युग में हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारा कंपटीशन है वो ग्लोबलाइजेशन की ओर है। हमें वैश्विक परिदृश्य में सोचना है। तो उस मामले में हम सब पीछे हट जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर संकोच होता है। हमें ये लगता है कि नहीं, जो शहर के लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो ज़्यादा काबिल होंगे। तो इन सब दूरियों को पाटने के लिए, उनका भ्रम दूर करने के लिए, उनके व्यक्तित्व का विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस ये दोनों बेहतर तरह से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप देखेंगे कई अधिकारी हैं, कई जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं
पिछले जो चुनाव हुए, जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, तो हमारे एनएसएस के बहुत सारे वॉलंटियर्स, जिनको हम राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक बोलते हैं, वो कई स्वयंसेवक जो है, जो कि स्वयंसेवक की जर्नी में वो 2 साल रहे, इसके बाद भी वो कंटिन्यू अपने गांव की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, गांव की जो है व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए, कई लोगों ने तो अपने गांव को 100% साक्षर बनाया है। बाराबंकी का एक गांव है, वहाँ भी ऐसे ही एक प्रयास शुरू हुआ कि हम पूरे गांव को जो है कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, जो भी मुकदमे होंगे, जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, हम स्वयं मिलकर सुलझाएंगे। तो ऐसी जो परिकल्पना एक युवा कर सकता है, और ये जो चीज़ें उनके अंदर आ रही हैं, जो उनके विचार आ रहे हैं, उनके विचारों को धरातल पे उतारने का काम अगर किसी के अंदर इस तरह की इच्छाएँ हैं, तो वो इन दोनों योजनाओं के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर, जो एक सबसे बड़ी बात आती है कि निश्चित तौर पे युवाओं के अंदर प्रतिभा है, कौशल है, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। लोग, आपने कहा कि जैसे ग्रामीण परिवेश से जो युवा आते हैं, वो इन प्रोग्राम्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन रीच उन तक हो ही नहीं पाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या ऐसे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन की फील्ड में, कि इनको जोड़ा जाए, युवाओं को कम से कम उनको अवेयर किया जाए कि ऐसे भी प्रोग्राम्स आपके लिए चल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले युवा नीति नहीं थी, तो बात ये हुई कि जो युवा हैं उनके लिए, चूँकि चाहे जो शहरी युवा हो, ग्रामीण युवा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हर किसी को चूँकि हमें एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ना है, उसको कुछ ना कुछ हुनर भी सिखाना है, उसको स्टार्टअप से जोड़ना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 2016 में युवा नीति लागू की गई, क्योंकि भारत सरकार पहले से अपनी युवा नीति बना रही थी, लेकिन प्रदेश में इसकी आवश्यकता थी, तो प्रदेश सरकार ने भी युवा नीति जारी की है। और 2016 के बाद अभी उसमें कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं। तो उसका पर्पज़ ही यही है कि हम हर प्रत्येक ज़िले में एक युवाओं के लिए एक रिसोर्स सेंटर डेवलप करें। रिसोर्स सेंटर डेवलप करने का मकसद ये हुआ कि हमारे ज़िले में एक ऐसा संस्थान हो, एक ऐसी जगह हो, जहाँ पर युवाओं को हर एक योजनाओं की जानकारी मिले, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से उसको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, उसके अंदर अगर कोई नवाचार की अगर कोई विचार आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ इनोवेशन है, बहुत सारे लोग जो है बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के विचारों को, उनके आइडियाज़ को, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये बातें युवा नीति में आगे सम्मिलित की जा रही हैं और उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा यूथ का रिसोर्स सेंटर होगा, जिसके माध्यम से उनको, जब हम बात कर रहे हैं ना एक ही छत के नीचे ऐसी सारी योजनाएं, उनकी सारी व्यवस्थाएं, यूथ के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, हम अगर खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, या हमें किसी अन्य क्षेत्र में, क्योंकि आजकल तो आप जिस कार्य में निपुण हैं और उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो संभावनाएं बहुत हैं। तो उसके लिए आपको पैसे की सुविधा, फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, आपको लोन कहाँ से मिल सकता है, तो ऐसी सुविधाएं बनाने का प्रयास चल रहा है और ये संयुक्त प्रयास होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इनकी आवश्यकता भी है और ये जल्द से जल्द अगर ये यूथ रिसोर्स सेंटर चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। अभी जो व्यवस्थाएं हैं, तो अभी तो नेहरू युवा केंद्र संगठन का एक ऑफिस प्रत्येक ज़िले में है। एनएसएस लगभग सभी बड़े महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में होता है, उनका ऑफिस भी सभी विश्वविद्यालय और विद्यालय में होता है, तो वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है। दूसरा, युवा कल्याण विभाग जो राज्य सरकार का है, उनकी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से लोग जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। आप एक ऐसे ही और प्रोग्राम चाइल्ड लाइन से भी जुड़े रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि चाइल्ड लाइन क्या था, इसकी क्या प्रोग्राम्स हैं और ये कैसे काम करता है युवाओं के लिए? देखिए, कॉलेज लाइफ से ही हम लोग जब एनएसएस में ही थे, तो चूँकि एनएसएस हमें सिखाता है वॉलंटरी सर्विसेज देना, और उसके माध्यम से, चूँकि उसका मकसद क्या होता है ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, उसको जब इस लाइन को आप समझ जाएंगे कि आप सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को व्यक्तित्व विकास भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी वहीं से सीखना शुरू किया कि खाली टाइम में जो बालगृह में बच्चे रह रहे हैं, बालगृह के बच्चे अनाथ हैं, मान लीजिए सरकार उनको खाना भी देती है, रहने की अच्छी व्यवस्थाएं देती है, कपड़े देती है, खेल की सुविधाएं देती है, जो बच्चे अनाथ हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ की कमी मुझे देखने को मिली कि उन्हें इमोशनल जो अटैचमेंट है, जो अपनापन है, वो देने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग समय समय पर जाते थे, बालगृह के बच्चों से मिलते थे, उनके साथ खेलना, बात करना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था कि कोई भैया आए हैं, दीदी आई हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको एक अपनापन फील होता था। तो उसी क्षेत्र में हम काम करते रहे और इसके बाद में मुझे चाइल्ड लाइन से जुड़ने का मौका मिला। मैं लखनऊ जनपद में एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैंने 4 साल काम किया। बहुत सारे बाल श्रमिक, बाल भिक्षावृत्ति में जो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो शिकार थे,
तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया, काफ़ी बच्चों को रेस्क्यू किया, काफ़ी बच्चे जो शेल्टर होम में थे विशेष अभियान चला के उनको घर भी भेजा गया। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें निकल के आईं कि कैसे बाल श्रम जो बढ़ रहा था उसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं। तो क्योंकि बड़ा संवेदनशील विषय है वो, और मुझे लगता है काफ़ी संख्या में बच्चे जो बालगृह में पड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे आपको दुकानों पर काम करते मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी चूँकि सरकार का और समाज का और परिवार का मुझे लगता है संयुक्त प्रयास हम लोगों ने किया और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। तो इन चीज़ों में काफ़ी अब कमी भी आई है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी इसमें संचालित हो रही हैं, जिससे पढ़ाई के लिए बच्चों को इजीली राइट टू एजुकेशन आया, बच्चों को आसानी से पढ़ाई की सुविधा हो जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आई, उसके माध्यम से बच्चों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। तो इस तरह की काफ़ी प्रयास भी हुए हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करके आते हैं, फिर वो काम के लिए यहाँ आए, किसी कारणवश भटक गए, फिर वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हो जाते हैं, फिर वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनका घर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सरकार और समाज जब मिल करके इस क्षेत्र में काम करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम आएंगे। सर, आप युवाओं से ही जुड़े रहे हैं, आपका करियर इधर ही शुरू हुआ है, आपको नेशनल यूथ अवार्ड भी मिला है। परिस्थितियाँ ऐसी बनती गईं कि आप इन प्रोग्राम से जुड़ते गए, आपने यही सोचा कि युवाओं के लिए ही काम करना, या आप ग्रामीण परिवेश से आए, देखी थी कि युवाओं कितना संघर्ष करते हैं, तो आपका पहले से ही मकसद था कि नहीं युवाओं के लिए करना, या परिस्थितियाँ ऐसी होती गईं? आपने नहीं सोचा डॉक्टर इंजीनियर कुछ बना जाए? देखिए, परिस्थितियाँ होता क्या है कि जब आप आते हैं कुछ चीज़ें स्वतः बदलती जाती हैं। तो हम लोग जब आए, मैंने तो पहले बीएससी करना शुरू किया इसीलिए कि मुझे क्योंकि थोड़ा सा अपना ये था कि भाई गांव से आए हैं तो बीए क्या करना शहर में रह के, ये भी एक इच्छा होती है ना, गांव से आए हैं तो बीएससी करेंगे। तो वही मेरे साथ भी हुआ, हम लोगों ने बीएससी किया और उसी के साथ एनएसएस ज्वाइन किया। और मुझे शुरुआती दौर में ही जब मेरा एनएसएस कंप्लीट हुआ तो मुझे एनएसएस का जो नेशनल अवार्ड है, जिसे राष्ट्रपति देते हैं, ये राष्ट्र दरबार हाल में दिया जाता है, तो मुझे एनएसएस का नेशनल अवार्ड भी 2013 में मिला। उसके बाद से हमारी चीज़ें कंटिन्यू उसी तरह से जो युवाओं के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, उसमें विशेष रूप से जैसे मतदाता जागरूकता की बात की जाए, युवाओं के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के अंदर विचार तो आते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग कॉलेज लेवल पे ही इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे कि कॉलेज में बैठ करके आपस में ग्रुप बना करके एक दूसरे के चीज़ों को सुनना, किसके अंदर क्या क्वालिटी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि दिक्कत तब आती है जब हम एक दूसरे के चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, लेकिन हम क्या होता है कि उसके अंदर जो क्वालिटी है उसके अलावा दूसरी अपेक्षाएं उससे करते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। तो लोगों के ये समझना कि उस युवा के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो चाहता क्या है, हम पहले उस युवा को पढ़ें, उसको जानें, इसके बाद में जो हमारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो हम उससे इम्प्लीमेंट करवाएं। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही कुछ इनोवेशन किए कि अलग अलग टोलियाँ बनाई कि किसका किस में इंटरेस्ट है। कुछ लोग अच्छा लिख लेते हैं, कुछ लोग अच्छा बोल लेते हैं, कुछ लोगों का सिंगिंग अच्छा है, कुछ का डांसिंग अच्छा है, कुछ का नुक्कड़ नाटक अच्छा है, कुछ लोग स्टोरी अच्छी लिखते हैं, है ना, कुछ लोग जो है वक्ता अच्छे हैं। तो ये अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, इसको पहचानना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोगों ने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हमारी जो कॉलेज लेवल पे जो टीम थी वो अलग अलग क्षेत्र में निपुण बन गई थी, क्योंकि जिसकी जो क्वालिटी थी वैसी टीम जो है उतने ग्रुप बन गए थे वहाँ पर। तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग। तो इसके बाद से ये चीज़ें चलती रहीं। फिर मुझे 2015 में नेशनल यूथ अवार्ड, जो कि हमारा प्लांटेशन भी हमने काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में किया था, वृक्षारोपण और गोमती सफाई के लिए भी हम लोग काम कर रहे थे, गोमती स्वच्छता के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 2015 में नेशनल यूथ अवार्ड मिला। और अभी हाल ही में 2021 में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य का प्रथम बार अभी पुरस्कार शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश का राज्य युवा पुरस्कार, उससे भी मुझे नवाजा गया। बस इसी के बाद तो चीज़ें कंटिन्यू अभी भी चल रही हैं। और अभी भी हमने एक युवा संवाद की सीरीज शुरू की थी, अलग अलग जनपद में जाके युवा संवाद के पीछे बस यही मकसद था कि जो युवा है, जो लखनऊ ही नहीं, हमारे जो अन्य जनपद हैं वहाँ के भी जो युवा हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, वो युवा संवाद के माध्यम से निकल करके आएँ। और उसका एक प्रॉपर हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं और टाइम टू टाइम हम लोग भारत सरकार को, राज्य सरकार को भी सबमिट करते हैं। क्या बात है सर। एक थोड़ा लाइटर नोट पे ख़त्म करते हैं इसको। जब आपको पहली बार राष्ट्रपति महोदय के हाथों अवार्ड मिला था, उसकी खुशी, और अभी आपकी प्रथम रैंक आई है, दोनों खुशियों में कौन सी बड़ी ज़्यादा, आप कब खुश हुए? देखिए, तब तो मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ में थे और राष्ट्रपति भवन जाना और वहाँ अवार्ड रिसीव करना
और चूँकि वो वही दरबार हाल जहाँ भारत रत्न भी मिलता है, जहाँ पद्मश्री भी मिलता है, और एक छोटी उम्र में वहाँ जा कर के अवार्ड को रिसीव करना, जब आप बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। और एक खुशी का तो बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे वो चीज़ें थीं। लेकिन अब जो मेरा मकसद था कि मतलब एक वॉलंटरी काम करना और एक सरकारी सिस्टम में आकर के एज अ यूथ ऑफिसर उन युवाओं के लिए ही काम करना, तो मुझे अब लगता है कि नहीं, मैं अब लंबे समय तक एज अ यूथ ऑफिसर, एज अ मतलब इस तरह से डिपार्टमेंट के साथ में कुछ पॉलिसी में भी काम कर पाऊँगा, कुछ और जो इम्प्लीमेंट चीज़ें होनी हैं, चूँकि इसमें एक ब्रॉड एरिया है और एनएसएस हमेशा बहुत स्कोप देता है आपको काम करने का। तो इसमें भी मुझे और भी खुशी हुई कि मुझे अब अच्छे से काम कर पाएँगे। जिन युवाओं के लिए मैं सोचता था, जिनके लिए मैं करना चाहता था, तो कई बार होता था कि समय का भी अभाव होता था, आपके पास संसाधन का अभाव होता था, तो अब हमारे पास वो सब चीज़ें होंगी कि हम बेहतर से दोबारा से और अच्छी तरह से काम कर पाएँगे। तो ये थे अजीत कुमार, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और ये भी बताया हमें कि कैसे एनएसएस काम करता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और युवा कैसे एनएसएस से जुड़ सकते हैं। इन हस्तियों को आप सबसे रूबरू कराने का हमारा मकसद यही होता है कि आप सब भी जानें कि ऐसे भी प्रोग्राम्स हमारे समाज में चलते हैं और आप सब भी जुड़ें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। शुक्रिया।